फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के चैप्टर 4 जो एजुकेटिव से संबंधित है, इसके तहत हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं इस टॉपिक से। और इस चैप्टर में इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न हो या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न हो या फिर भारतीय एजुकेटिव सिस्टम से संबंधित प्रश्न हो, तो इन सभी प्रश्न को हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में व्याख्या के साथ में। और इसका 2 सेट लेकर के आऊँगा और इस पहले सेट के माध्यम से आइए हम 25 क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? यह प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए, अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 जो है यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के पास में राज्य से संबंधित कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। परंतु दोस्तों, भारत में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जो संसद का चुनाव होता है, यह चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे आधारित है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि कई बार ये अंतर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और राष्ट्रपति से संबंधित तो प्रश्न जरूर बनते हैं कि उनका चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हिस्सा लेते हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय मत पद्धति पे आधारित होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखेंगे कि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, दोनों ही सदन के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, परंतु संसद और राज्य की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं, संसद में पहले 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किया जाता है। और राज्यसभा में ये लोकसभा में मनोनीत होते थे, और राज्यसभा में अभी भी जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है, इसमें कभी भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। याद रखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ वही भाग लेते हैं। इसका आंसर डी है आपका सही आंसर। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जो इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं वही भाग लेते हैं, वही वोट करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, जैसे कि राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित होने के लिए जो भारतीय संविधान में न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। साथ ही वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, तभी कोई भी व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, यह उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में है।
यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उन पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो यह कार्य करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कभी अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति है या किसी कारण बस यदि पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे वरिष्ठतम होंगे उनके द्वारा जो है इस कार्य का संपादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करेगा, यानी किसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेंगे यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि शपथ अगर न्यायाधीश दिला रहे हैं तो वो रिजिग्नेशन भी न्यायाधीश को ही देते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अपना रिजिग्नेशन जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस का जो पावर है, यानी एक ऐसा समय जब लोकसभा या फिर राज्यसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा है, दोस्तों संसद के जो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, ये सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो इस समय में संसद नहीं चल रहे होते हैं, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशेष मुद्दे पे ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है और यह शक्ति राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और देश में तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति संसद के कानून के बराबर ही मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत आती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करना, कम करना या फिर स्थगित करने का अधिकार है। इसमें मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ करने का भी अधिकार शामिल है, सिर्फ कोर्ट मार्शल को छोड़ करके। भारत के किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ये भी पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। यहीं से पॉकेट वीटो बहुत ही फेमस हुआ था। 1986 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, क्योंकि उन्होंने इस पर न तो कोई सहमति दी थी और न ही इसे संसद को वापस लौटाया था। दोस्तों किसी भी कानून को बनाने के लिए जो संसद में विधेयक प्रस्तावित किया जाता है, तो दोनों ही सदन से विधेयक पास होने के बाद में उसे राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और एक ऐसी स्थिति जब राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को लेकर के कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेते हैं, तो इसी को पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। यह जो सर्वाधिक फेमस है 1986 में हुआ था, ये याद रखेंगे भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को लेकर के। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों भारत में वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी जिस दल के पास में लोकसभा में
बहुमत होगा उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है आर्टिकल 75(1) के तहत। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में सरकार बहुमत खो देती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। इसके तहत जो है लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है, यह प्रावधान किया गया और यही प्रावधान राज्यों के विधानसभाओं के ऊपर में भी लागू होता है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहुत बड़े मंत्रिमंडल बनाने की प्रथा को रोक लगाने के लिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह सीमा तय की गई कि प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों जैसे अभी हुआ है कि बिहार में ऐसी स्थिति है कि उपेंद्र कुशवाहा है, उनके जो पुत्र हैं उनको वहाँ पे मंत्रालय मिला हुआ है। तो अपने यहाँ जो प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ता है परंतु उनको मान लीजिए अगर मंत्री बना दिया जाता है तो संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि 6 महीने के भीतर जो है उनको विधायिका का सदस्य बनना पड़ता है। यानी यदि वो राज्य में अगर किसी स्टेट में अगर वो मंत्री हैं तो वहाँ का जो विधायिका होगा, विधानसभा होगा या फिर विधान परिषद होगा, वहाँ का उनको सदस्य बनना होगा। या फिर अगर वो लोकसभा यानी कि अगर केंद्रीय मंत्री हैं यानी केंद्रीय स्तर पे केंद्रीय अगर मंत्री बने हुए हैं तो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य 6 महीने के भीतर बनना पड़ता है। अब देखते हैं व्याख्या। यदि कोई गैर संसद व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे पद ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद जो है समाप्त माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से राज्य के लिए भी अप्लाई होता है ये। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। इसका आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह को जो है अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को सलाह के संदर्भ में कौन सा नया अधिकार दिया? तो दोस्तों सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार जो है जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में तो उस समय किया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन की कठोरता को थोड़ा कम किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद की सलाह दोबारा भेजी जाती है तो राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों यह सिद्धांत जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि कैबिनेट का कोई भी फैसला सभी मंत्रियों का संयुक्त फैसला माना जाता है। यदि संसद किसी एक मंत्री की नीति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी सरकार गिर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ही कैबिनेट के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का मुखिया होते हैं और वह इसके सभी नीतिगत निर्णयों और बैठकों का संचालन तथा अध्यक्षता स्वयं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो आपका जो आंसर है सी है। भारत का प्रधानमंत्री पदेन रूप से नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा वो राष्ट्रीय विकास परिषद और परमाणु ऊर्जा आयोग का भी अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद
और परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थायी कार्यपालिका का अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों जुडिशरी है, इसका जो एग्जाम्पल है भारत में वो सिविल सर्वेंट है। तो राजनेता अस्थायी कार्यपालिका माने जाते हैं जो कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी जो IAS IPS है या फिर जो लोकसभा आयोग के द्वारा जो चुने जाते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा, UPSC के द्वारा, या फिर मान लीजिए किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चुने जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आते हैं ये लोग और सेवानिवृत्ति के आयु तक बने रहते हैं अपने पद पर, इसीलिए इन्हें जो है अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों ये UPSC के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवा के अधिकारियों की निष्पक्ष भर्ती परीक्षा आयोजित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती है? तो दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत जो है IPS IAS और IFS जैसा सेवा आता है। भारत में वर्तमान में केवल 3 ही जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका चयन जो है केंद्र करता है और लेकिन ये राज्यों में भी तैनात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या उन्हें सेवा से हटाने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार के पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में होता है। राष्ट्रपति इसके ऊपर में लास्ट डिसीजन लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के अधीन काम तो करते हैं, परंतु वे केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य सरकारें उनका तबादला या सस्पेंशन निलंबन तो कर सकती है, लेकिन उन्हें नौकरी से हटाने का अंतिम निर्णय जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कार्यों में नियमों की अत्यधिक जटिलता के कारण होने वाली देरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता है। जब नौकरशाही में फाइलों और नियमों के चक्रव्यूह में जनहित के कार्य अटक जाते हैं और अत्यधिक समय खराब होता है, तो इस स्थिति को जो है प्रशासनिक दोष के तहत जो है लाल फीताशाही का नाम दिया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सभी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित और भी इसी प्रकार के 25 क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, जो कि आपके 11th क्लास के तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ही, साथ आप यदि किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। धन्यवाद।